हेलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्रैश कोर्स सीरीज का अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बहुत दिनों से इंतजार था आपको इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेनियल सेल। ठीक है, होता क्या है, ये अरेंजमेंट है डेनियल सेल का। इसमें दो कंपार्टमेंट है, बेसिक वर्किंग समझा देता हूं। दो कंपार्टमेंट है। लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में होता है 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन, और ये जो रॉड होती है ये Zn की रॉड होती है, या Zn इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसे। इधर जो रॉड है या इलेक्ट्रोड है वो कॉपर की है, और ये है 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं काम शुरू हो जाता है। काम शुरू होने का मतलब यह है कि स्विच क्लोज करेंगे तो क्या है, यहां सर्किट कंप्लीट है। बाहर से जो सर्किट कंप्लीट है वो वायर से है, और अंदर से जो कंप्लीट है इससे है। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, उल्टा यूट्यूब है ये, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा है ये। जैसे ही स्विच को क्लोज किया Zn ऑक्सीडाइज होता है, Zn कन्वर्ट होता है किसमें, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर कन्वर्ट होता है, जो Cu2+ है वो कन्वर्ट होता है कॉपर में। यहां से Zn हटता जाता है, सॉल्यूशन में Zn2+ बढ़ता जाता है, और सॉल्यूशन से Cu2+ यहां पर डिपॉजिट होता जाता है। इसका मतलब ये रॉड पतली होती जाती है और ये रॉड मोटू होती जाती है। ठीक है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। सही है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जहां पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो कैसे, लोन से। एल का मतलब है लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, और एन मतलब नेगेटिवली चार्ज। अब इसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा, कैथोड की तरफ, मतलब राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। लोन याद रखो, उसका अपोजिट कर देना, ये राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब ये जो चीज है डेनियल सेल इसको बोलते हैं। एक्चुअल में ये डेनियल सेल एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेना और वोल्टा तो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है ये। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बोलो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, और उसका एग्जांपल है अगर Zn और कॉपर के साथ आपने बनाया है तो वो हो जाएगा डेनियल सेल। अब मेन बात आती है यहां पर एक ये कि ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हो क्या रहा है यहां पर, इस जगह Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसके कंपेरिजन में, SO4 के कंपेरिजन में, लेफ्ट कंपार्टमेंट में। और इधर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, और रिलेटिवली SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी किधर, राइट साइड। तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से आयन का फ्लो होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अभी मैं सॉल्ट ब्रिज बताऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सेल रिप्रेजेंटेशन से। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका तरीका यह है कि सॉल्ट ब्रिज के लिए अपन ऐसे लगाते हैं 2 डंडे, और यहां एक एक डंडा लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, तो Zn से Zn2+, और राइट साइड हम लिखेंगे रिडक्शन, मतलब लेफ्ट साइड एनोड वाला पार्ट और राइट साइड कैथोड वाला पार्ट। जो सॉलिड है वो सॉलिड लिख दो, जो आयन है वो एक्वस लिख दो ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड, ऐसा। तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत इजी मेथड बता रहा हूं आपको। क्या, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो आप क्या करो, यहां खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ फैला लो। ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, राइट। ठीक है, तो लेफ्ट राइट। इसी तरीके से आप इधर खड़े हो जाओ, ठीक, फिर से हाथ फैला लो। ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। इस तरीके से लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ दो, तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। समझ गए बात को, इस तरीके से आप सेल रिएक्शन लिख सकते हो। अब आता है यहां बात किस पर, सेल पोटेंशियल डिफरेंस पर। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल। ठीक है,
और यहां नॉट लगा दे रहा हूं। नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट। नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट। आप जानते हो स्टैंडर्ड स्टेट 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट होती है। क्या है स्टैंडर्ड स्टेट? फिर बोल रहा हूं, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे? देखना जरा, आप मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हो? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो अब आप मुझे बताओ जरा, Zn अगर Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां जा रहा है? देखो, एनोड से कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस तरफ जा रहा है, तो करंट का फ्लो क्या होता है? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जाता है, आपको पता ही है। तो हायर पोटेंशियल पर ये है और लोअर पोटेंशियल पर ये है। इसका मतलब हायर पोटेंशियल का ई नॉट, हायर पोटेंशियल मतलब कौन सा हो गया? कैथोड। और लोअर वाला ई नॉट क्या हो गया? एनोड। अब आईयूपीएसी ने जो ये बोला है वो क्या बोला है कि जो भी हम पोटेंशियल लिया करेंगे वो हम रिडक्शन पोटेंशियल माना करेंगे। तो ई नॉट आर लिख दिया मैंने, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अभी मैं न्यूमेरिकल करके बताऊंगा कैसे अप्लाई करना, वो भी सीख जाओगे। अभी मैं समझा रहा हूं आपको बेसिक थ्योरी। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। समझ गए बात को? इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो क्या क्या सीख लिया हमने? सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीख लिया, सेल रिएक्शन सीख ली और सेल पोटेंशियल डिफरेंस या ई नॉट सेल लिखना सीख लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में समझाता हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब अपन सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझेंगे कि ये यहां पर क्यों लगाया गया। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन समझ लो और सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझ लो क्या होता है। एक्चुअल में ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान से लिखना है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है अपने पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और उसके साथ होता है पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, जिलेटिन, एल्बुमिन वगैरह है ना, पॉलीसैकेराइड, जिसको हम बोलते हैं अगर अगर। क्या बोलते हैं? अगर अगर। ठीक है, तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होता है? पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। फिर सुन लो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसके आयन मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से ले सकते हो आप? KNO3, NH4NO3, इस टाइप के, ये आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। KNO3, NH4NO3, इस टाइप के आप ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें एक पॉइंट और है, क्या? यहां लिख रहा हूं मैं, KCl is not used as electrolyte in silver, TL, PB और Hg। अगर आपकी इलेक्ट्रोड सिल्वर की है, थैलियम की है, पीबी की है, Hg की है, तो KCl को नहीं ले सकते, बाकी Zn वगैरह में KCl को ले सकते हो आप। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि Ag क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेन सेल रिएक्शन में पार्ट लेने लगेगा। इन सब के क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं। इनको कैसे याद रखोगे? इसको याद ऐसे कर लेना, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना कि KCl को आप इन इलेक्ट्रोड में नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब वापस आते हैं यहां। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को चूज करने का फंडा क्या होता है कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यही क्यों लेते हैं? उसके लिए अपन सेकंड पॉइंट ये लिख रहे हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ कैटायन नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए? मोबिलिटी ऑफ एनायन। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चूज करो जिसमें कैटायन की मोबिलिटी और एनायन की मोबिलिटी नियरली सेम हो, मतलब जितना तेजी से कैटायन भागे उतना तेजी से एनायन भागना चाहिए टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और मोबिलिटी का मतलब आप ऐसे समझ लो, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन को ही हम मोबिलिटी बोलते हैं, ऐसा बोल दो आप। ठीक है, तो होता क्या है याद करो, इधर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था Zn वाला, उसमें कैटायनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी और इधर एनायनिक बढ़ रही थी। तो अगर मान लो मेरे पास इसमें KNO3 है सॉल्ट ब्रिज में,
तो K प्लस और NO3 माइनस है। यहां कौन सी चार्ज बढ़ रहा था? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रोलाइट इधर से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से एनायन का फ्लो होगा एनोड की तरफ। ध्यान से सुनना, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, क्यों? इस तरफ Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, किसके मुकाबले में? SO4 के मुकाबले में। सही बात है। और राइट साइड क्या हो रहा था? इस तरफ Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी और SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी। सही बात है। तो यहां किसका फ्लो होगा? कैटायन का, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसलिए मैंने बोला जितना तेजी से ये भागे उतना तेजी से ये भागना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? KCl को हम नहीं ले सकते, और क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है सॉल्ट ब्रिज का। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिसके आयन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसके मेन फंक्शन लिख रहे हैं अपन यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन फंक्शन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? पहला पॉइंट, ठीक है, मेन फंक्शन इसके सॉल्ट ब्रिज के पहला पॉइंट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा, टू कंप्लीट इनर सर्किट। बाहर से तो वायर से कनेक्टेड रहता है, अंदर से हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। और तीसरा, टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज में यहां कुछ नहीं भरा तो यहां से कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा? यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देता है ये। ठीक, उसके लिए अपन यहां कॉटन वूल वगैरह भी लगा देते हैं। तो ये वाली बात हो गई। सॉल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन पता होना चाहिए आपको, और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये पता होना चाहिए। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखो जरा। आपको ऐसे एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और अलग अलग आपको ई नॉट दिए जाएंगे। आपसे बोलेंगे ई नॉट सेल निकालो। अभी तक जितना पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। क्या है ई नॉट सेल? क्या होता है बताओ जरा। ई नॉट सेल होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। मतलब ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड हायर पोटेंशियल पे होता है और ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड लोअर पोटेंशियल पे होता है। सही ना? अब मुझे एक बात बताओ, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है क्या? लोन से याद करो, एनोड वाला पार्ट, और जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड वाला पार्ट। अब ध्यान से देखना जरा, 0 से +2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या बोलूंगा, ये एनोड वाला पार्ट, और +2 से 0 क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब ये क्या हो गया? कैथोड वाला पार्ट। इसका मतलब इसका ई नॉट आर और इसके ई नॉट आर का डिफरेंस कर लो। ध्यान से देखो जरा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां जो आपको गिवन है ये क्या गिवन है? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। 0 से +2 क्या दे रखा है? ये आपको ऑक्सीडेशन। तो आपको इसे कन्वर्ट करना है रिडक्शन में। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो बहुत ध्यान से। क्या? जब कभी भी आप ई नॉट सेल निकालोगे तो ई नॉट सेल निकालते टाइम फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल रखने हैं। फिर सुन लो, ई नॉट सेल निकालते टाइम फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल रखने हैं। रिएक्शन में भले ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, क्योंकि होता तो रिडॉक्स ही है ना, वो तो होगा, लेकिन जब ई नॉट सेल निकालोगे उस टाइम पर आपको क्या रखना है? आपको रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। इसका मतलब इसको पहले कन्वर्ट करो। कैसे? ये ई नॉट Fe से Fe2+ ऑक्सीडेशन का है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई नॉट Fe2+ से Fe, और जब भी इसको कन्वर्ट करोगे तो साइन चेंज कर दो। आपने क्या इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, तो इसका साइन चेंज कर दो, -0.44 वोल्ट, ऐसा हो जाएगा। ये यहां क्या है? +2 से 0, बहुत बढ़िया रिडक्शन है, ये बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नॉट रिडक्शन कैथोड, ये कैथोड पर है, कॉपर है ना, तो +0.34 माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? -0.44, और ये और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 माइनस प्लस होता है, जानते हो, 4 4 8 4 3 7, 0.78। इस तरीके से एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे, कई लोग गलती करते हैं, फिर सुन लो। जब कभी भी ई नॉट सेल निकालोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे। किसका?
कैथोड का और एनोड का। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? आपको यहां से पहले यह पता करना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होता है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होता है। बस यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब खत्म हो गया। अब ई नोट सेल में क्या रखोगे आप? रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे। किसका? कैथोड का भी रिडक्शन और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम भी निकाल लेते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं दोनों। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर आपने ई नॉट सेल निकाल लिया, फेराडे कांस्टेंट 96500 कूलम होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो आप पता कर ही लोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन बेस ई वाला है ये के इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर केल्विन में, और आर किस में रखोगे वो इस पे डिपेंड करता है। अगर ये कैलोरी में है तो यहाँ 2 रखेंगे, जूल में है तो यहाँ 8.314 या 25/3, ठीक है। ध्यान से देखना जरा मैं क्या क्या लिख रहा हूं। एन क्या है यहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। ई नॉट आप जानते हैं ईएमएफ हो गया, डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड। एफ क्या है? एफ है आपका 96500 कूलम। यहां आप आर क्या रखोगे? 2 अगर कैलोरी वाली बात चल रही है, और 25/3 अगर जूल वाली बात चल रही है। समझ गए बात को? ऐसा एक मैं न्यूमेरिकल आपको करके बता देता हूं, इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। फाइंड डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम फॉर डेनियल सेल। किसके लिए? डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होती है? डेनियल सेल क्या होती है? जेडएम कॉपर वाली, ठीक है। तो उसका ई नॉट सेल आपको याद होगा पहले से कितना होता है? ई नॉट सेल उसका होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये वैसे गिवन होगा क्वेश्चन में आपको। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, डेल्टा जी नॉट निकाल लेता हूं। डेल्टा जी नॉट बताओ कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा दो। माइनस डेनियल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? 2। जेडएन से जेडएन 2+ चेक कर लो, या कॉपर 2+ से कॉपर चेक कर लो। 2 × 96510 और इंटू 1.1, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -212.3 किलो जूल, ठीक है। मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको किलो जूल में। अगर मुझे के इक्विलिब्रियम निकालना है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बता दो जरा, डेल्टा जी नॉट को यहां पुट कर दूं, जो निकाला यहां -212.3 किलो जूल है, तो -212.3 इंटू 10⁻³ कर दूं। आर रख रहा हूं -25/3, और टेम्परेचर रख रहा हूं क्या? 298 रख रहा हूं, क्योंकि नॉट पे निकालना है, ठीक है। 298, और यहां से एल एन के इक्विलिब्रियम आप निकालोगे तो यहां से आएगा एल एन, यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा एल एन को लॉग में कन्वर्ट करके 10⁻37 होता है ये, ठीक है। इस तरीके से बस आप फॉर्मूले देख लो कैसे आपको अप्लाई करना है, ये वाला कैसे लगाना और ये वाला कैसे लगाना है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो। फिर इससे रिलेटेड, किससे? डेल्टा जी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक काम करता हूं मैं यहां पे वो प्रॉपर्टी लिख देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या? डेल्टा जी नॉट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, और एक्सटेंसिव जो होती हैं वो एडिटिव होती हैं। क्या होती हैं? एडिटिव, ध्यान रखना। और ई नॉट सेल इज इंटेंसिव। क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन एडिटिव। इससे रिलेटेड पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूं, पहले आप ये नोट कर लो। चलो, तो जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी डेल्टा जी एडिटिव होता है और ई एडिटिव नहीं होता, उस पर बेस इस टाइप का न्यूमेरिकल होता है। ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है? ई नॉट दिया Cu2+ से Cu 0.15, ठीक। Cu+ से Cu का 0.5, आपको Cu2+ से Cu का ई नॉट निकालना है। आप क्या करोगे? इससे रिएक्शन लिखोगे, इससे रिएक्शन, और इससे, ये 3 लिख रखी मैंने। Cu2+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे Cu+ बनेगा, Cu+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे Cu बनेगा, और Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cu बनेगा। ऐसा। अब आप 1 और 2 की हेल्प से थर्ड इक्वेशन बनाओ। बताओ क्या करें? 1 और 2 को सीधे सीधे ऐड कर दो। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 + 2। लेकिन इनका ई ऐड मत करना, डेल्टा जी ऐड करना। मतलब थर्ड वाले का मैं बोल रहा हूं डेल्टा G3 नॉट, फर्स्ट वाले का बोल रहा हूं डेल्टा G1 नॉट, और सेकंड वाले का डेल्टा G2 नॉट, ऐसे। और डेल्टा जी और ई वाला फॉर्मूला लगा दो, -N3FE3 नॉट, इधर क्या आएगा? -N1FE1 नॉट, इधर क्या आएगा? -N2FE2 नॉट। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं? -F कॉमन ले रहा हूं, इधर से, इधर से, इधर से, वो कट जाएगा। क्या बचेगा? N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत इजी होता है।
N3 क्या है, थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, तो 2 टाइम्स E3 नॉट इज इक्वल टू पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है और उसका E नॉट क्या है 0.15, ठीक है, और प्लस 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, एक, और उसका E2 क्या है 0.5, 0.5 और 0.15 हो जाएगा 0.65, और E3 नॉट इज इक्वल टू 0.65 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका E3 नॉट आ गया, कितना आ जाएगा 0.325 वोल्ट, इस तरीके से। और E नॉट पॉजिटिव आने का और डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो आपको ये पता है कि डेल्टा जी 3 नॉट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसका मतलब क्या है E3 नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और E3 नॉट ये आ रहा है इसका, समझ गए बात को, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है अपना नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन आपको डिफरेंट दी जाए तब आपको ई सेल निकालना हो तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान से देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। अगर मेरे पास रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे बन रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, इसको मैंने सॉलिड ले लिया, इसको मैंने एक्वस मतलब कोई आयन होगा, इसको मैंने गैस ले लिया और इसको एक्वस ले लिया, तो हम नर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट ई सेल कैसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.059 जिसको 0.06 लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, और लॉग के अंदर हम लिखते हैं क्यू। अब क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट, वो कैसे लिखते हैं, अगर कभी एक्वस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन और गैस होगा तो प्रेशर लिखना, सॉलिड छोड़ देना, तो यहां सॉलिड छोड़ दो, यहां क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर गामा डिवाइडेड बाय, यहां एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, यहां गैस है तो प्रेशर ऑफ बी की पावर बीटा, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है इसमें, और इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। जैसे एक मैं न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं फटाफट से, इसका क्या करोगे आप, सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख लो, क्या मैंने बताया था लेफ्ट राइट कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मेटल है तो ये सॉलिड है, ये आयन हो गए तो एक्वस लिख दिया, बैलेंस कर लो, यहां दो और इधर दो कर दूंगा तो हो गई बैलेंस। अब मैं लिख रहा हूं क्या, ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन, लॉग के अंदर क्या लिखूंगा मैं, देखना Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ध्यान से, डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, ई नॉट सेल आ गया 3.17 माइनस 0.06 बाई 2 लिख दूं मैं, या तो आप Mg 0 से प्लस 2 2 का चेंज, या Ag प्लस 1 से 1 1 का चेंज इंटू 2 2 का चेंज, आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। लॉग Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 की पावर -1 और Ag प्लस क्या 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 प्लस 6 बन जाएगा, और -1 तो 10 की पावर 5 उधर आएगा, तो 3.17 माइनस 0.03 लिख दूं इंटू लॉग के अंदर क्या आएगा 10 की पावर प्लस में 5 आएगा, सही है, और 5 आगे आ जाएगा तो ये क्या हो गया 3.17 माइनस 0.03 इंटू 5 और 5 इंटू 3 ये कितना हो गया 15, तो 3.17 माइनस 0.15, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 7 में से 5 चला गया, कितना बचा 2, 1 में से 1 गया 0, 3.01 आएगा यहाँ पे, सही है ना, 3.01 वोल्ट, तो ये क्या आ गया आपका ई सेल, ये ध्यान रखना। अब यहां पर एक कंडीशन, मतलब समझ गए आप कैसे लगाना है ना। अब यहां पर एक कंडीशन में लिख रहा हूं क्या, एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होता है 0, ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या होता है K इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ई सेल को 0 कर दूंगा तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.06 बाय n लॉग के अंदर K इक्विलिब्रियम। तो एक ये फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल और K इक्विलिब्रियम का, कभी अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें अप्लाई कर देना डायरेक्ट, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर अपन कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में समझ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में समझ लो। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है, सेम मटेरियल इज प्रेजेंट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, ठीक है। जैसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके दिखाता हूं, फिर प्रेशर चेंज करके बताऊंगा। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल 0 होता है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि मटेरियल सेम है और नॉट का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, तो दोनों जगह अगर कंडीशन सेम है, मटेरियल सेम है, तो काय का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब
ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल 0 होता है, ध्यान रखना है ये। अब देखो जरा, अगर मैं एक कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल लिखूं Zn से Zn2+ और Zn2+ से Zn, दोनों जगह मटेरियल सेम है, ये सॉलिड ये एक्वस और ये एक्वस, लेकिन ये C1 मोलर का है और ये C2 मोलर का है। तो यहां पर ई सेल कैसे निकलता है, ई नॉट सेल तो 0 रखोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके, क्या 0.06/n, और n यहां पे 2 होगा इसका, ठीक है। लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर आएगा C2 डिवाइडेड बाय C1, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन होता है, C1 C2 दिए जाएंगे, आप डायरेक्ट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। n आप यहां से निकाल लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन से निकालो या रिडक्शन से, 2 ही आएगा आपका। अब यहां मैं लिख रहा हूं क्या, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, अगर ये स्पॉन्टेनियस वर्क करे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ई सेल पहले ऐसे कनेक्ट करो, क्या डेल्टा जी ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तो ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ये पॉजिटिव कौन बनाएगा, C2 बड़ा और C1 छोटा, तो C2 बड़ा और C1 छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं SHE ले लूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लगा दूं, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्लेटिनम H2 से H+ और H+ से H2, इस तरीके से। लेकिन अब मैंने क्या करा, P1 और P2 प्रेशर ले लिए, क्योंकि ये गैस है, ठीक है, और ये क्या है आपका एक्वस, तो इसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले ली। अगर प्रेशर वेरी करते हैं तो ई सेल जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे 0.06 डिवाइडेड बाय n, और यहां भी n की वैल्यू 2 आएगी, क्यों, 0 से +1 1 का चेंज, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो 2 का चेंज। लॉग के अंदर आएगा यहां पर P1 डिवाइडेड बाय क्या, P2, और यहां जो कंडीशन आएगी स्पॉन्टेनिटी की वो क्या आएगी, ध्यान से देखना, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्या बनेगी आपकी, डेल्टा जी का क्या होना जरूरी, लेस देन 0, इसका मतलब ई सेल क्या होना जरूरी, पॉजिटिव, इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P2, इस तरीके से आप लिखोगे। अगर मेरे पास क्लोरीन वाली इलेक्ट्रोड आ गई तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, प्लेटिनम Cl2 से Cl- ऐसा लिखा रहता है, और Cl- से Cl2, और यहां प्लेटिनम, ठीक है, यहां भी प्लेटिनम लगा लो, गैस के लिए प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखना जरा यहां क्या लिख रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाय n, लॉग के अंदर क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं P2/P1, क्यों, ये P1 है ये P2 है, तो यहां P2/P1 आता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी कितनी होती है, 1 मोलर होती है। तो यहां जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, वो क्या बनेगी आपकी, देखना यहां जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, अगर मैं ऐसा बोलूं डेल्टा जी क्या लेस देन 0, तो ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव कौन बनाएगा, P2 इज ग्रेटर देन P1 फॉर क्लोरीन। तो ये ध्यान रखना, अगर SHE होगा तो अपना P1 ग्रेटर देन P2, और अगर क्लोरीन होता है तो P2 ग्रेटर देन P1 होता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है क्या, प्लेटिनम, देखना H2 और बीच में बस HCl लिख दिया तो वो अंडरस्टूड है, क्या, कि वो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हो, क्या, PT Cl2 HCl और Cl2, तो वो भी अंडरस्टूड है पहले से ही, उसको आप ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो, यहां प्रेशर P1, यहां P2, यहां P1, यहां P2, समझ गए बात को। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना, अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आया, वैसे तो वो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको डायरेक्ट याद करके जाना, सीधे अप्लाई करना, अगर SHE आए तो ये लगाना है, Cl आए तो ये लगाना है, और अगर कोई मेटल वगैरह आए तो ये लगाना है, ठीक है। फटाफट जिसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आप आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला तो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने करा दिया आपको, अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या, सिंपल सी सीरीज होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, बाकी सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल लिए गए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग सीरीज बनाएगी। सीरीज क्या है, इस तरीके से है, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, कहें सुनो प्यार है, ठीक है, इस तरीके से। क्यों आई आज हांगकांग में बिटनी पटाई, और किलो भर सोना लाई फ्री में, इस तरीके से है ये, ठीक है। लिख देता हूं फटाफट से मैं, क्या है,
लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, कहें सुनो प्यार है। ठीक है, क्यों आई आज, क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। अब इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, इसका जो ई नॉट है वो क्या होता है, 0 मानते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। इसके ऊपर जो भी हैं उन सबका ई नॉट आर क्या होता है, नेगेटिव, और इसके नीचे सबका ई नॉट आर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज होती है। और लिथियम का सबसे कम और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। अब इस सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछते हैं, क्या होते हैं उसके हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं। क्या पहला एप्लीकेशन ये है कि रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में ना, रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम अगर आते हो, टॉप टू बॉटम तो लिखेंगे क्या, डिक्रीजेज। टॉप टू बॉटम क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस तरीके से। सेकंड रिएक्शन है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सिंपल सी बात होती है, वो एलिमेंट जो ऊपर आता है वो नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे Zn की रिएक्शन अगर CuSO4 से कराओ तो रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आप ऐसा लिखो कॉपर प्लस ZnSO4 तो बताओ CuSO4 प्लस Zn बनेगा क्या, आप मना कर दोगे, क्यों, कॉपर नीचे आता है, Zn ऊपर आता है। इसी तरीके से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कौन सी वाली, नॉन मेटल। नॉन मेटल में इसका ऑपोजिट है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट इसका ऑपोजिट है। क्या है इसमें, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, नीचे वाला ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, और इसमें आपको रिएक्शन मिलेंगी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। यहां से मैंने उठा लिया ये चारों, इनमें रिएक्शन मिलती है। क्या, जैसे आपसे बोले F2 प्लस KI, क्या रिएक्शन होगी, तो फ्लोरीन नीचे आता है, आयोडीन का सॉल्ट ऊपर है, इसका मतलब आयोडीन ऊपर है उस सॉल्ट में, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन होगी। यहां उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है, मेटल में ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो F2 प्लस KI क्या बना देगा, KF प्लस I2, डिस्प्लेसमेंट करा दो। अगर मैं बोलूं ऐसा बताना Cl2 की रिएक्शन KF से होगी क्या, बताओ, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्लोरीन ऊपर आता है फ्लोरीन से। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं आपको, कई बार तो वो क्वेश्चन में ई नोट दे देंगे, तो सीधा ये पहचान लेना जिसकी ई नोट की वैल्यू मोर नेगेटिव वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी ई नोट की वैल्यू मोर पॉजिटिव वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और कई बार सीधे एलिमेंट देके पूछ लेते हैं, कई बार आपको ई नोट देके पूछ लेंगे, तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ये सीरीज याद रखना, अगर ई नोट नहीं दिया तो ये काम आएगी। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो आपको ई नोट दिया जाएगा और एक नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, दिया जाता है तो कैसे करना, देखो चारों मेटल के आपको ई नॉट आर गिवन है, आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, जिसका मोर नेगेटिव में होगा ई नॉट आर वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मोर नेगेटिव में किसका है, एल का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। फिर कौन सा है, बी, फिर कौन सा है, Na, और फिर कौन सा है, Mg। इस तरीके से करना है। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू देखनी है आपको तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपको ई नॉट नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट करोगे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। क्या, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी को नीचे का, सुनो प्यारे क्यों आई आज, ये हो गया काम। देखो तो ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से देखना जरा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ऐसा डिवाइस जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो, या अपन दोनों में डिफरेंस अगर देखें किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो अब आप जरा ध्यान से देखना क्या होता है यहां पर। ये जो इलेक्ट्रोड लगी हैं, ये है इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या है ये? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये किसकी होंगी? प्लेटिनम की या फिर ग्रेफाइट की होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा होता है, तो इसके अंदर अपन ने ले लिया, मान लो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें मॉल्टन या फ्यूज्ड सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, मतलब यहां पर क्या है, मॉल्टन और फ्यूज्ड सॉल्ट, फिर मैं आपको एक्वस वाला बताऊंगा, ठीक है। फ्यूज सॉल्ट से NaCl, ठीक है, मेरे पास NaCl है, तो होगा क्या, यहां पर पॉजिटिव वाला पार्ट है तो ये मैं प्लस टर्मिनल लिख दूंगा, इसको यहां पर एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव वाले पार्ट को यहां पर मैंने लिख दिया क्या, कैथोड लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, NaCl है तो कैसे टूटेगा, बताना जरा। NaCl है तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। अब एनायन किधर जाएगा और कैटायन किधर जाएगा, बहुत आसान है। C फॉर एनायन, सॉरी C फॉर कैटायन और C फॉर कैथोड, ठीक है, A फॉर एनायन होता है, यहाँ C फॉर एनायन बोल रहे हैं। A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो इन दोनों में से एक कैटायन है, तो एट कैथोड कैटायन जाएगा, Na+, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Na सॉलिड। और एनोड पर क्या है, एनायन क्या, Cl-, तो ये क्या करेगा, हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन देगा। अब आपसे पूछेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता दो फटाफट से क्या होंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि जब कभी भी मॉल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl होगा, सिर्फ NaCl पानी नहीं है, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या होंगे, मैं लिखूंगा सोडियम Na सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड, और लिखूंगा Cl2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। लेकिन आपसे मॉल्टन का क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे एक्वस वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगता है। अगर मेरे पास एक्वस NaCl दिया जाए, क्या, ध्यान से देखना, एक्वस NaCl, तो इसमें लगेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, प्रेफरेंशियल, ध्यान से समझना जरा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अगर एक्वस NaCl दे दिया तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्यों लगेगा, क्योंकि मेरे पास क्या क्या है, NaCl भी है, मतलब Na+ है और Cl- है, और एक्वस का मतलब पानी भी तो टूटेगा H+ और OH- में। अब मुझे एक बात बताओ, यहां दो कैटायन हैं, तो अब कोई एक कैटायन माइग्रेट करेगा, एक सॉल्यूशन में रहेगा, और दो एनायन है तो कोई एक एनायन माइग्रेट करेगा, एक सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, आपको पीडीटी दो केस में याद रखनी है। केस 1, अगर मुझे कैटायंस में डिसाइड करना है फॉर कैटायंस, तो क्या देखना है, जिसका E0R ज्यादा, E0R ज्यादा का मतलब टॉप टू बॉटम E0R बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव रखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जिसका E0R ज्यादा, मतलब जो कहां आ रहा है, टॉप टू बॉटम आप आ रहे हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो उसका हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है, मींस E0R जिसका ज्यादा, टॉप टू बॉटम में आपको आना है, दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट, जिसका E0R ज्यादा है, बस ये ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ Na+ और H+ में कौन नीचे आता है, सीधा हिंदी में समझो, क्या Na और H में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन नीचे आता है, H नीचे आता है, तो H माइग्रेट करेगा, तो H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा H2 गैस निकलेगी, और ये कैटायन है तो कहां माइग्रेट करेगा, एट कैथोड। समझ गए बात को, Na+ सॉल्यूशन में ही रहेगा, H+ माइग्रेट करके H2 गैस निकलेगी। दूसरा केस, एनायन के लिए एज सच कोई हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ते नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट लिखोगे क्या, ईज ऑफ माइग्रेशन या टेंडेंसी टू माइग्रेट, ईज ऑफ माइग्रेशन या टेंडेंसी टू माइग्रेट, मतलब कौन सा आयन पहले जाएगा, तो उसका ऑर्डर में लिख देता हूं, SO4 2-, NO3-, OH-, Cl-, Br- और फिर I-। अब बताओ जरा,
Cl माइनस और OH माइनस में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? Cl माइनस की, और ये एनायन है, तो एट एनोड, कहां पर? एनोड पर क्या होगा? Cl माइनस हाफ Cl2 गैस निकालेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? वही क्या लिखूंगा मैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से देखना जरा, आंसर क्या लिख रहा हूं? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखना, पहला H2 गैस इवॉल्व एट, कहां पर? कहां था? कैथोड पर, ठीक है। और दूसरा Cl2 गैस इवॉल्व एट कहां पर? एनोड पे। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे इसमें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये चला गया और ये चला गया, क्या बच गया? Na और OH, मतलब NaOH मतलब बेसिक। तो यहां लिख रहा हूं नेचर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, फटाफट से आपको एक टेबल बना के क्वेश्चन करवा देता हूं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, लिख लो इसको पहले। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। देखना, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लेटिनम या ग्रेफाइट, मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड वाले में ले रहा हूं पहले, तो ध्यान से देखो जरा। एक्वस का मतलब मेरे पास H प्लस होगा और OH माइनस होगा। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। एक्वस मतलब H प्लस और यहां से कैटाइन क्या? Cu2 प्लस। अब बताओ H प्लस और Cu2 प्लस में कौन सा नीचे आता है? Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस है कैटाइन, कैटाइन कहां जाएगा? कैथोड पर, और Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? कॉपर। तो कॉपर डिपॉजिट होगा कहां पर? कैथोड पर। एनाइन क्या है? SO4 2 माइनस और OH माइनस। अब OH माइनस क्या बनाता है? उसके लिए आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, बैलेंस करके लिख रहा हूं। 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कभी भी OH माइनस माइग्रेट करेगा तो क्या बनाएगा? O2। तो SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में कौन माइग्रेट करता है? O2। और एनाइन है तो एनोड पर O2 गैस निकलेगी, सिंपल सी बात है। यहां आ जाओ, Ag प्लस और एक्वस से H प्लस उड़ा लो, तो Ag प्लस और H प्लस में कौन नीचे आता है? Ag प्लस, मतलब सिल्वर डिपॉजिट होगा कहां पर? कैथोड पर। और क्या है? NO3 माइनस और OH माइनस में कौन जाएगा? अगेन OH माइनस, तो क्या बनाता है? OH माइनस O2 बनाता है, तो O2 गैस निकलेगी एनोड पर। अगला है एक्वस NaOH, Na प्लस और H प्लस में कौन नीचे आता है? H, तो ये बना लेगा H2। और यहां भी OH माइनस है और वाटर से भी OH माइनस, मतलब OH माइनस ही जाना है, इसका मतलब क्या निकलेगी? O2 गैस निकलेगी। इस तरीके से कराना है। अगला देखना, सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। जब कभी भी आपने इलेक्ट्रोलाइट जिस मेटल का लिया है उसी की इलेक्ट्रोड लगा दोगे तो क्या होता है? Ag से Ag प्लस बनता है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और Ag प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? Ag। मतलब लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता था? एनोड होता था, और राइट साइड की तरफ क्या था डायग्राम में? तो एनोड से Ag निकलता है। अच्छा ये उल्टा लिख दिया, यहां Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये रिएक्शन कहां होगी? कैथोड पे होगी। तो कैथोड पर Ag डिपॉजिट होगा और एनोड से Ag हटेगा, तो एनोड से Ag हटेगा, क्या बनाएगा? Ag प्लस, और कैथोड पर Ag प्लस जो आया सॉल्यूशन में वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो Ag से Ag प्लस से Ag, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके Ag, और Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कभी भी आपके पास उसी मेटल की इलेक्ट्रोड हो जिसका आपने सॉल्यूशन लिया है जिस मेटल का, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है उसी का, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लेटिनम और ग्रेफाइट में अगर लिया तो कॉन्सेंट्रेटेड में H प्लस और SO4 2 माइनस है बस अपने पास, तो H प्लस क्या बना लेगा? कैटायन है, कैथोड पर जाएगा H2 बना लेगा, और SO4 2 माइनस जो है वो एक्चुअल में ऐसे कन्वर्ट होता है, ये बनाता है H2OH 2 नेगेटिव, इस तरीके से, समझ रहे हो। और एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहां मैं क्या कर दूं? 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं, और यहां आप बैलेंस लिखना चाहो तो 2H प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेगा, इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब प्रोडक्ट लिखोगे तो H2 निकलेगी और H2OH 2 नेगेटिव बनेगा, समझ गए बात को। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, इसमें ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं एक्वस NaCl, ध्यान से सुनना, विद Hg इलेक्ट्रोड, अगर मैंने मरकरी की इलेक्ट्रोड ले ली तो आप जरा ध्यान से देखना, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होती थी तो पीडीटी लगता था, क्या Na प्लस और H प्लस में डिसाइड करते थे, H नीचे आता तो H2 जाता था। लेकिन यहां उल्टा है, जब कभी भी आपके पास मरकरी इलेक्ट्रोड हो तो यहां अमलगम बनता है, तो Na प्लस और H प्लस में H प्लस भले ही नीचे आता है लेकिन Na प्लस जाएगा कब? जब मरकरी इलेक्ट्रोड, वहां पीडीटी नहीं लगेगी, पीडीटी कहां लगेगी? इनर्ट इलेक्ट्रोड में, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं तो Na प्लस जाएगा, कैटायन कहां जाता है? कैथोड पर, तो
तो ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बना लेगा Na, और ये Hg के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम, NaHg ऐसे लिखते हैं इसको। और एनायन क्या है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव OH नेगेटिव दो डिफरेंट एनायन है, तो उसमें आप कंपेयर करा दो। यहां पर कोई अमलगम नहीं बनाता एनायन, है ना, क्योंकि Cl नेगेटिव लोगे तो भी गैस निकलेगी और OH नेगेटिव लोगे तो तभी गैस निकलेगी। तो अब यहाँ PDT लगेगी, ठीक है। और PDT क्या लगेगी, Cl और OH में कौन जाता है, Cl जाता है, तो कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी। एनायन है तो एनोड पे जाएगा, एनोड पे Cl2 गैस। तो ध्यान रखना, एक्वस NaCl अगर है, मरकरी इलेक्ट्रोड अगर आपको दे दी, तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर सोडियम जाएगा, H नहीं जाएगा। ईमानदारी से H को जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वहां पर PDT लगनी चाहिए थी, लेकिन मरकरी इलेक्ट्रोड आ गया तो यहां अमलगम बनना ही है, क्योंकि रिएक्टिव होता है ये, तो अमलगम बनना ही है, इसलिए यहां पर Na जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस के सारे क्वेश्चन कर लिए प्रोडक्ट वाले। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर, जिसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फटाफट से नोट करो, फिर फैराडे लॉ पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर, फैराडेज लॉ, ठीक है। ध्यान से सुनना जरा, क्या होता है, दो लॉ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। इसका मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ZQ, और Z को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। और Z जो होता है वो होता है आपका, इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, Z को लिख रहा हूं मैं, Q को लिख सकता हूं IT, ठीक, और Z को लिख रहा हूं इक्विवेलेंट वेट पर फेराडे। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट पर फेराडे, और इक्विवेलेंट वेट को यहां ला रहा हूं, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT बाय F, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसको लिख रहा हूं मोल इंटू एन फैक्टर। तो फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद करके जाना है वो है मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय F, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या है, ध्यान से देखना, सेकंड लॉ ये है कि जब सेम इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम। तो सेकंड लॉ के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं डायरेक्ट यहां पे ये लिख देता हूं, क्योंकि अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा मतलब I इंटू टी मतलब Q सेम हो जाएगा, तो मोल इंटू एन फैक्टर बराबर करने पड़ेंगे आपको सेकंड लॉ में, ठीक। जैसे क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं, How long should a current of 0.25 ampere be passed through a molten metal salt to deposit that much weight of metal which is equal to electrochemical equivalence? मतलब weight is equal to क्या, electrochemical equivalence Z। तो weight is equal to क्या होता है, ZQ। तो यहां से Q क्या आ गया, 1 आ गया, और Q होता है IT, ये 1 आ गया, I कितना है 0.25 इंटू T इज इक्वल टू 1, तो T आ गया आपका 4 एम्पियर। इस तरीके से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अब इसमें आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, I दे दे, T दे दे, मोल निकल वाले एन फैक्टर दे दे, ठीक है। एन फैक्टर आप निकाल लोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन थोड़ी सी, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं फैराडे लॉ की, एक सिंपल सी ट्रिक है कि फैराडे लॉ के लिए आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे अप्रोच करोगे। बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लो मेरे पास Na प्लस है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेकर Na बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि 1 मोल Na प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर 1 मोल Na बना रहा है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम फैराडे बोलते हैं, 96500 कूलम, है ना। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा कि एक फैराडे से 1 मोल Na बन रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि Na प्लस से Na बन रहा है, या फिर आपसे बोलते हैं सोडियम मेटल मिल रहा है, बताओ 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कितने मोल Na बनेगा। तो 1 फैराडे से 1 मोल, तो 4 फैराडे से 4 मोल, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यहां मैं अप्लाई करके आपको बताता हूं हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। जैसे 1 मोल Al प्लस 3 से Al बन रहा है, तो आप मुझे बताओ Al प्लस 3 कितने इलेक्ट्रॉन लेके Al बनाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 3 फैराडे से 1 मोल Al बन रहा है, मतलब इसमें 3 फैराडे लग रही है इलेक्ट्रिसिटी। अगला Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, Cu, तो 2 फैराडे से कितने मोल बन रहा है, 1 मोल Cu बन रहा है, ठीक, 1 मोल ही आपसे बोला गया है, ठीक। तो 2 फैराडे आंसर है। अगर यहां बोलते 2 मोल तो 4 फैराडे हो जाता, ठीक है। MnO4 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन लेकर Mn2 प्लस बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। ये पता कैसे चलता है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर से। कैसे, +3 से 0 3 इलेक्ट्रॉन, +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन, +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। तो 5 फैराडे से 1 मोल Mn+2 बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बस आप ये लिखना सीख लो किस तरीके से लिखते हैं, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा अगर फैराडे लॉ से आया तो। वैसे फैराडे लॉ से आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस से ही पूछ लेते, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह अगर पूछना होगा उन्हें तो, है ना।
लेकिन फिर भी एक बार आपको देखना है, मैंने लॉस बता दिए, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना और किस तरीके से अप्रोच करोगे क्वेश्चन वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। फटाफट से नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसके रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी किसी सेल के लिए कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखो बस आप, ठीक है। तो पहला मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। अब यहां पर ये क्या क्या है, R तो रेजिस्टेंस हो गया आपका, यूनिट इसकी ओम है याद रखना। यहां पर जो रो है वो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, बात बराबर है, ठीक है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। एल है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब दो इलेक्ट्रोड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखी होती हैं, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बात बराबर, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया। ये यूजुअली सेंटीमीटर में दिया जाता है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जाता है, ठीक है। तो ये आर का हो गया पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ही आ जाएगा। कैसे, ये रो निकाल लो जरा, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए बाय एल, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम सेंटीमीटर, या सिंबल वाइज लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस को बोलते हैं जी, और कंडक्टेंस क्या, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/r, तो ओम की पावर -1, क्यों, ओम आर का होता है यूनिट, तो इसका इनवर्स, या इसको मो बोलते हैं, इसका स्पीड ब्रेकर का इनवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, गड्ढा, इस तरीके से। तो जी इज इक्वल टू 1/r होता है। चौथा फॉर्मूला कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, बात बराबर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये के लिखते हैं कप्पा, ठीक है। और कप्पा किस तरीके से आता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा, और रो क्या होता है आपका, आर ए बाय एल, तो ये हो जाएगा क्या, एल बाय आर ए, उल्टा कर दोगे ना, एल बाय आर ए हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या आएगी, इसका ऑपोजिट, मतलब ओम सेंटीमीटर का इनवर्स, ठीक है, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को लिख सकते हो मो सेंटीमीटर इनवर्स, मो को क्या लिख सकते हो, स्पीड ब्रेकर का इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, गड्ढा सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट्स होती है, ठीक है। सारी यूनिट सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। तो बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले याद करना है डायरेक्ट, इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, है ना। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या, 5th नंबर पे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम सिग्मा या फिर जी स्टार भी लिखते हैं, और ये क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है एल बाय ए, मतलब सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, रेशियो है ये, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। अब इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल हम करते हैं, फटाफट से नोट करो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं एक इसका न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपसे। देखो क्या कह रहे हैं, के दे रखा है आपको कितना, 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। आर दे रखा है कितना, 60, फाइंड जी स्टार। अभी को बताओ, सीधा आर का फॉर्मूला सोचा करो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ये अपन जानते हैं। अब यहां एल बाय ए को मैं क्या लिख सकता हूं, जी स्टार, और रो को क्या लिख सकता हूं, 1/k। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, क्या, जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू के, और आर क्या है आपका 60 है, और जी स्टार सॉरी के कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना हो गया ये 72 लिख दूं मैं इसको, भाई पॉइंट हटाया मैंने, एक जीरो गया, और 12 इंटू 6 72 है ना, 10 की पावर -2 मतलब 0.72, और जी स्टार की यूनिट क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से लगाते हैं। अब इसमें एक दो डेफिनेशन और होती है, एक दो फॉर्मूले और होते हैं, क्या, मोलर कंडक्टिविटी अगर आपसे पूछे, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, हम इलेक्ट्रोड का एरिया कुछ भी लेते हैं, लेकिन इतना लेते हैं कि सारा का सारा सॉल्यूशन उसमें आ जाए, 1 मोलर सॉल्यूशन, और जो सेपरेशन है उसकी वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है के इंटू 1000
डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और मोलैरिटी मोल पर लीटर में लेना, मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया ऊपर 1000 करके। इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी कर देना मोलैरिटी की जगह यहां पर। और दोनों में रिलेशन क्या लिखोगे आप एक बार बताओ। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर आपको निकालना आता ही है चार्ज से, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब मैं यहां नॉर्मेलिटी को क्या रख दूं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और मोलैरिटी के साथ ये ऊपर वाला टर्म क्या बना देगा, लैम्डा एम। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं अपन, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ विद कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, एक इक्वेशन होती है क्या, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। यहां पर ए क्या है, कांस्टेंट होता है। तो मैं लैम्डा एम और रूट सी के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है, ध्यान से देखना जरा। लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ क्या आता है देखना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चलता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ 1 बोल रहा हूं और ये 2 बोल रहा हूं। तो 1 किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl NaCl इस टाइप का, और HCl NaCl में भी कंपेयर कराओगे तो HCl का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, NaCl का नीचे की तरफ, क्योंकि H प्लस की कंडक्टेंस ज्यादा होती है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और सेकंड वाला किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अगर ग्राफ इस तरीके से पढ़ें, अगर आप ऐसे आ रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इधर आ रहे हो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आ रहे हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना डाइल्यूशन कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0, मतलब टेंड्स टू 0 बोल सकता हूं मैं। तो मैं ये बोलूंगा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0, उस टाइम पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसको मैं लैम्डा एम नॉट नाम दे सकता हूं। लैम्डा एम नॉट लिखो या लैम्डा एम इन्फिनिटी, या तो आप ये लिख सकते हो या इसकी जगह लैम्डा एम इन्फिनिटी। नॉट पढ़ने का मतलब फॉर 0 कॉन्सेंट्रेशन, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बात बराबर ही होती है। तो यहां लैम्डा एम नॉट लिख सकते हो या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख सकते हो। आप ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कट पॉइंट आ जाता है, लेकिन वीक के लिए कट पॉइंट नहीं आता। क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डीओडी होती है, इसके लिए जो डीओडी अल्फा है वो 1 है, और इसकी अल्फा लेस देन 1 है। इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन कभी होगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी जाओगे तो भी आपको कट पॉइंट नहीं मिलेगा। किसके लिए, वीक के लिए। इस समस्या को दूर किया था कॉलरॉस ने, तो अगला अपना है कॉलरॉस लॉ। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं कॉलरॉस लॉ पे, लिख लो इसे फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट कवर करते हैं, कॉलरॉस लॉ। इसमें मैं आपको बैटरी वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आपको पढ़ना है बैटरी तो फुल जो वीडियो है मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वहां जाके बैटरी का एक अलग से वीडियो वहां देख सकते हो आप। बस अपन ये कवर करेंगे और खत्म करेंगे चैप्टर, अननेसेसरी ज्यादा खिंच जाएगा। कॉलरॉस लॉ की अगर बात करें तो कॉलरॉस लॉ हम क्यों लगाते हैं, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ करते थे उसकी अपन को जो अभी ग्राफ बनाया था उससे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हो, तो कॉलरॉस लॉ उसके लिए लगाते हैं अपन। ठीक है, और बाकी स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये लग ही जाता है, वीक के लिए बनाया गया था। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तो इसको जरा तोड़ लो, क्या आएगा, XA Y प्लस प्लस YB X माइनस, इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो अब अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है इलेक्ट्रोलाइट की, तो लैम्डा एम नॉट किसका, AXBY, नॉट की जगह आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, क्या आएगा, X इंटू लैम्डा एम। ठीक है, ये पूरा लैम्डा आता है, लैम्डा एम नॉट किसका, AY प्लस का, ठीक है, और प्लस Y इंटू लैम्डा एम नॉट किसका, BX माइनस का। इस तरीके से लिखना है। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है तो ध्यान से सुनना जरा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट मत लिखना बस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सीधा सीधा लैम्डा EQ नॉट AY प्लस प्लस लैम्डा EQ नॉट BX माइनस, इस तरीके से BX माइनस। तो ध्यान रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखते टाइम कोफिशिएंट आते हैं, इक्विवेलेंट में कोफिशिएंट नहीं आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं, मान लो CaCl2 है, इसके लिए मुझे लिखना है लैम्डा एम नॉट, तो क्या लिखूंगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या, Ca2 प्लस प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट क्या, Cl माइनस। लेकिन अगर मैं इसी का लैम्डा EQ नॉट लिखूंगा तो लैम्डा EQ नॉट ऑफ क्या, Ca2 प्लस और प्लस लैम्डा EQ नॉट क्या, Cl माइनस। यहां कोफिशिएंट नहीं आ रहे, यहां कोफिशिएंट आ रहे हैं, इस तरीके से। अब मेन आते हैं इसमें क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ लिखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ,
KL लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। पहला है टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा निकालना है आपको लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट से। अल्फा को लेस देन 1 बनाना है और ऑब्वियसली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तभी ये लेस देन 1 आएगा। दूसरा है अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से के निकालना है, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आप लगाओगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आप यहां से निकाल के यहां पुट कर दो। तीसरा, किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए अगर आपको केएसपी निकालना है तो पहले तुम्हें एस निकालना पड़ता है, तो के इंटू 1000 बाय एस, यहां से आप क्या करो एस निकालो, ये दिया जाएगा आपको और एस आ जाएगा। तो केएसपी का फॉर्मूला याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखा था एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, ये हम अप्लाई कर देंगे। और एक चौथा एप्लीकेशन है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी हो, जैसे मान लो मुझे CH3CONA इसका फाइंड करना है, CH3COH, ठीक है, ये एक है, और एक है मेरे पास HCl और एक है मेरे पास NaCl। मतलब ये मान लो कि आपको इसका फाइंड करना है, ठीक है, इसका फाइंड करना है इसकी, इसकी और इसकी हेल्प से। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसका फाइंड करना, ये तीनों गिवन है जिसपे मैंने टिक लगाए। तो लैम्डा एम नॉट क्या CH3COH अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, लैम्डा एम नॉट क्या सोडियम एसिटेट लिखूंगा, प्लस करूंगा क्या लैम्डा एम नॉट HCl, और माइनस कर दूंगा क्या लैम्डा एम नॉट NaCl। ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो मुझे क्या क्या आयन मिलेंगे, CH3CO माइनस, Na प्लस, H प्लस और Cl माइनस। अब मुझे उसमें से Na और Cl को हटाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखते हैं, समझ गए बात को। तो 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये किस तरीके से आपको अप्लाई करना है मैं आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके बता रहा हूं, कॉलस लॉ कैसे लिखना है और अप्लाई कैसे करना है, ये ठीक है, मेन चीज ये नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जो अभी मैंने फॉर्मूले लिखे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से देखना। द कंडक्टिविटी ऑफ 10 की पावर -2 मोलर एसिटिक एसिड, पहली बात तो सी दे रखा है, 10 की पावर -2 कंडक्टिविटी के दे रखा है क्या 3.9 इंटू 10 की पावर -5, और क्या है के और अल्फा निकालना है, लैम्डा एम नॉट दे रखा है। चलो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका क्या निकाल रहा हूं, लैम्डा एम निकाल रहा हूं एट कॉन्सेंट्रेशन सी। तो फॉर्मूला लगेगा के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका कितना आ गया बताओ, 10 की पावर -2 ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर क्या हो जाएगा +2, और 10 की पावर 3 ये है, तो 10 की पावर +5 और -5 कट गया तो मतलब 3.9 सीधा। और लैम्डा एम नॉट ये दिया है तो मैं यहां से अल्फा निकाल लूं क्या, लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट 390, तो ये हो गया 10 की पावर -2 अल्फा। अब के निकालना है तो के क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 10 की पावर -2। ये यहां से क्या, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, तो 10 की पावर -6 आ जाएगा आपका के। इस तरीके से चलना है, ठीक है, फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस इज दिस, के दे रखा है, लैम्डा एम नॉट दे रखा है, और आपको केएसपी निकालना है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करूं, लैम्डा एम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एस लिख दूं मैं। अगर यहां एस आता है तो यहां लैम्डा एम नॉट लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लैम्डा एम नॉट क्या आ गया, ये 1200 दिया है, के कितना दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन एस, यहां से एस निकाल लेते हैं, तो एस कितना आ गया बताओ जरा। पहली बात तो 1020 ये कट गया, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, इससे ये कट गया, 12 से 12 कट गया, तो एस क्या आ गया 10 की पावर -5 आ गया सीधा सीधा। तो अब मैं केएसपी लिख रहा हूं क्या, x की पावर x, अब यहां Ba3PO4 होल ट्वाइस के लिए क्या आएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर 3+2, ये लगाऊंगा मैं, तो ये हो गया 27 इंटू 4, ये 108 हो जाएगा आपका, और s की पावर 5, s आया 10 की पावर -5, तो ये आ गया आपका 108 इंटू एस की पावर, s कितना है 10 की पावर -5 की पावर 5, ठीक है, तो 108 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, ये -25 है ना। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, समझ गए बात को, बस फॉर्मूले याद रखना। कॉलॉस लॉ में अगर आपको फॉर्मूले याद है जो मैंने लिखा है तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, पक्का है ये, है ना, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, इस पर बेस्ड।
लैम्डा एम नॉट इसका निकालना है, ये तीनों का दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, इस वाले को ऐसे ही रखो, इस वाले को ऐसे ही रखो, दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, ठीक है। ऐसा करना इन तीनों में। तो क्या करेंगे अपन, लैम्डा एम नॉट CH3 COOH मैं लिखूंगा क्या, लैम्डा एम नॉट सोडियम एसीटेट, ये रखो ऐसे ही, प्लस लैम्डा एम नॉट HCl लिखो और माइनस कर दो लैम्डा एम नॉट NaCl, क्योंकि मुझे CH3COH में NaCl थोड़ी चाहिए, तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो लैम्डा एम नॉट ये 91 है, ये 426 है और ये 126 है, माइनस कर दो, ये आ जाएगा 300 और 91 391 आ जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन K एंड लैम्डा एम। जब कभी भी डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के बढ़ाने पर, डाइल्यूशन करने पर K डिक्रीज होता है और लैम्डा एम इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो, और एरिया ऑफ सेपरेशन होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन होंगे, उस वॉल्यूम में जितने आयन होंगे, उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसको अपन K बोलेंगे। और अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो उसमें तो एरिया हम कुछ भी लेते हैं, तो एरिया तो इतना बड़ा होता है ना कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसमें आ जाए, तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से लैम्डा एम बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है तो K कम हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं तो लैम्डा एम बढ़ जाता है। याद रखना, लैम्डा एम बढ़ेगा तो लैम्डा EQ भी बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना। आप समझ गए बात को। तो इतना सारा था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या क्या टॉपिक थे फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई आपकी, ठीक है, कॉल्लोस लॉ हो गया, और इसके पहले का रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इतने टॉपिक अब आपको अच्छे से करके जाना है, मतलब जितना मैंने पढ़ाया उतना रिवाइज कर लो, एंड टाइम में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।